राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। बिहार की सियासत में आज एक नए युग का आगाज हो गया। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता सम्राट चौधरी ने बिहार के 21वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले सम्राट चौधरी को बधाई दी। उन्होंने नीतीश कुमार का स्थान लिया है। सम्राट चौधरी के बिहार में मुख्यमंत्री बनने पर तेजस्वी यादव ने बधाई देते हुए एनडीए सरकार पर निशाना साधा है और 21 वर्षों के शासन में बिहार के पिछड़ेपन का मुद्दा उठाया। तेलुगु देशम पार्टी ने एक बड़े संगठनात्मक फेरबदल में मंत्री नारा लोकेश को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। भारत की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ा झटका देते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी द्वारा दायर मामले में तेलंगाना हाई कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत पर रोक लगा दी है। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। पार्टी के राज्यसभा सांसद और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक अशोक मित्तल के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी छापेमारी की है। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले से एक हृदय विदारक घटना सामने आई। सेहतराई गांव स्थित वेदांता लिमिटेड पावर प्लांट में बॉयलर की स्टीम ट्यूब फटने से हुए जबरदस्त धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। ग्रेटर नोएडा में श्रमिकों के उपद्रव को लेकर जिलाधिकारी मेधा रूपम ने देर रात अपने कार्यालय में एजेंसी संचालकों और संविदाकारों के साथ बैठक की, जिसमें डीएम ने चेतावनी दी है कि अगर आउटसोर्सिंग एजेंसियों के श्रमिकों ने उपद्रव किया तो उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत सम्राट चौधरी ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। पटना स्थित राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर अनेक केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय नेता, सांसद, विधायक और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इसी समारोह में विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्य सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान त्वरित गति से किया जाए और शासन के हर स्तर पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि मुख्यालय से लेकर जिला एवं प्रखंड स्तर तक फाइलों को लंबित रखने की प्रवृत्ति समाप्त की जाए तथा आम जनता को थाना, अंचल और प्रखंड कार्यालयों में समय पर सेवाएं उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने विशेष रूप से भूमि विवादों के शीघ्र समाधान पर जोर देते हुए कहा कि राज्य में अधिकांश विवाद इसी कारण उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इनका त्वरित निपटारा प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि बिहार को विकसित और समृद्ध राज्य बनाने के लिए सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा संचालित विकास योजनाओं, विशेषकर 7 निश्चय कार्यक्रमों की निरंतरता बनाए रखने की बात कही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप राज्य को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। मनोनीत श्री सम्राट चौधरी से अनुरोध है कि मंच पर पधार कर पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण
और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ओथ ऑफ सीक्रेसी। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचुतित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं विजय कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान एवं विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय प्रसाद यादव सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से दिल्ली पुलिस मुख्यालय ने 15 अप्रैल 2026 को इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों के बड़े स्तर पर तबादले और नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार कुल 39 इंस्पेक्टरों को विभिन्न थानों में एसएचओ के रूप में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। मुख्य तैनातियों में इंस्पेक्टर महाबीर सिंह को बाराखंबा थाना से स्थानांतरित कर कीर्ति नगर थाना, वहीं इंस्पेक्टर सुनील कुमार बामनिया को मोती नगर थाना का इंचार्ज बनाया गया है। वहीं इंस्पेक्टर उमेश चंद शर्मा को सिक्योरिटी/MT से हटाकर SHO तुगलक रोड, जबकि इंस्पेक्टर अजय कुमार को प्रगति मैदान मेट्रो से SHO बाबा हरिदास नगर, द्वारका जिला नियुक्त किया गया है। इसी तरह इंस्पेक्टर राजेश विजय वर्गिया को डिस्ट्रिक्ट लाइन सेंट्रल से SHO मधु विहार, पूर्वी जिला की जिम्मेदारी दी गई है। स्पेशल सेल, स्पेशल ब्रांच और क्राइम यूनिट जैसे महत्वपूर्ण विभागों में कार्यरत अधिकारियों को भी थानों की जिम्मेदारी दी गई है। इंस्पेक्टर शिव कुमार को स्पेशल सेल से SHO पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया इंस्पेक्टर, तनवीर अशरफ को स्पेशल ब्रांच साउथ ईस्ट जोन से SHO जाफराबाद, इंस्पेक्टर दीपक कुमार को स्पेशल ब्रांच से SHO दरियागंज नियुक्त किया गया है। ये कदम फील्ड स्तर पर अनुभवी अधिकारियों की तैनाती की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। राजधानी के संवेदनशील और व्यस्त इलाकों में भी अनुभवी अधिकारियों को तैनात किया गया है। इंस्पेक्टर नरेश कुमार को IP स्टेट थाना, इंस्पेक्टर आशुतोष कुमार आशु को BH राव थाना, इंस्पेक्टर विजेंद्र राणा को कृष्णा नगर थाना की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन क्षेत्रों में यातायात, VIP मूवमेंट और भीड़ नियंत्रण जैसी चुनौतियां रहती हैं, जिन्हें देखते हुए अनुभवी अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। आउटर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कई थानों में भी नई तैनाती की गई है।
इंस्पेक्टर राकेश राणा को भलसवा डेरी थाना, इंस्पेक्टर सत्यवान को भजनपुरा थाना, इंस्पेक्टर जयप्रकाश मीना को खजूरी खास थाना, इंस्पेक्टर मुकेश कुमार को मौर्य एनक्लेव थाना उत्तर पश्चिम भेजा गया है। इन क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की दृष्टि से समय समय पर विशेष निगरानी की आवश्यकता रहती है। इनके अतिरिक्त अन्य अधिकारियों के भी तबादले हुए हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी ये आदेश प्रशासनिक पुनर्संतुलन का हिस्सा माना जा रहा है। इस तरह के बदलाव आमतौर पर कार्यक्षमता बढ़ाने, क्षेत्रीय जरूरतों के अनुसार नेतृत्व तय करने और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। नई दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में भारत सरकार ने पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान अधिकारियों ने ऊर्जा आपूर्ति और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति प्रभावित हुई थी, लेकिन सरकार का प्रयास है कि जनता को कम से कम परेशानी हो। इसी के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को एलपीजी की आपूर्ति की प्राथमिकता दी गई है और सप्लाई अब पूरी तरह सामान्य है। जैसा कि आप जानते हैं, वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते भारत की एनर्जी सप्लाईज भी अफेक्ट हुई, किंतु भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए और जिसके चलते डोमेस्टिक पीएनजी और एलपीजी कंज्यूमर को प्रायोरिटाइज करते हुए 100% सप्लाई इंश्योर की गई है। इसके अलावा सीएनजी ट्रांसपोर्ट भी 100% इंश्योर किया गया है। डोमेस्टिक रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया है और इसके अलावा बुकिंग इंटरवल को भी अर्बन एरिया में 25 दिन और रूरल एरिया में 45 दिन किया गया है। सप्लाईज के अफेक्ट होने की वजह से कमर्शियल सप्लाईज को, एलपीजी सप्लाईज को 70% तक रेस्टोर किया गया है और यहाँ पर भी हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को प्रायोरिटाइज किया गया। इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रीज, फार्मा, स्टील, ऑटोमोबाइल, सीड, एग्रीकल्चर एटसेट्रा को भी प्रायोरिटी दी गई है। 5 किलो के सिलेंडर्स की संख्या को डबल किया गया है और ऑल्टरनेट फ्यूल ऑप्शंस जैसे कि कैरोसिन और कोल को भी ऑफर किया गया है। डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई इज नॉर्मल। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्ट नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग्स आर हाई एट 98% and 93% of the deliveries are through authentication code. फरवरी के महीने में प्रतिदिन जो ऑटो एलपीजी का सेल था बाय पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनी वाज अराउंड 177 टन, जो अब बढ़कर लगभग 282 टन पर डे हो चुका है। 5 किलो के सिलेंडर की सेल भी काफ़ी इंक्रीज की गई है और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा लगातार अवेयरनेस कैंप चलाए जा रहे हैं। 3 अप्रैल से लगभग 5000 कैंप ऑर्गेनाइज किए गए हैं और इन कैंप्स में लगभग 57,800 सिलेंडर्स की सेल हुई है। कल 583 कैंप किए गए और इन कैंप में 8,575 सिलेंडर्स की सेल हुई है। 23 मार्च से लेकर अब तक लगभग 14,60,000 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की गई है। नेचुरल गैस में फर्टिलाइजर्स को 95% तक गैस सप्लाई की जा रही है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर्स इंक्लूडिंग सप्लाईज थ्रू सीजीडी नेटवर्क इज ऑल्सो एनहांस्ड टू 80%। सीजीडी एंटिटीज को भी क्रिटिकल इंडस्ट्रीज को 100% सप्लाई देने के लिए कहा गया है। 34,200 से ज़्यादा ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिनके पास पीएनजी और एलपीजी कनेक्शन दोनों थे और उन्होंने अपने एलपीजी कनेक्शन को सरेंडर किया है। हमारे रिटेल आउटलेट्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है और कोई ड्राई आउट रिपोर्ट नहीं है। क्रूड इन्वेंट्रीज आर एडिक्वेटली मेंटेन्ड एंड सो इज द रिफाइनिंग ऑपरेशंस। ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को रोकने के लिए सभी स्तरों पर कार्य किया जा रहा है। सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कंट्रोल रूम सेटअप किए जा चुके हैं और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी का गठन भी किया जा चुका है और कई सारे स्टेट्स के द्वारा रेगुलर प्रेस ब्रीफ भी दी जा रही है। कल लगभग 2100 रेड और सरप्राइज इंस्पेक्शंस की गई हैं। ओएमसीज ने भी सरप्राइज इंस्पेक्शन किया और अब तक लगभग 237 डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पेनल्टी इम्पोज की है और लगभग 58 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स को सस्पेंड भी किया है। अंत में मैं आपके माध्यम से देशवासियों को ये कहना चाहूँगी कि हमारे पास
पर्याप्त सप्लाईज उपलब्ध हैं और ज़रूरत के अनुसार ही एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का क्रय करें। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। कर्नाटक के मांड्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री क्षेत्र आदि चुनचुनगिरी में श्री गुरु भैरवक के मंदिर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कर्नाटकाना उनके लिए हमेशा प्रेरणादायक होता है और मांड्या की यह यात्रा कई मायनों में खास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह क्षेत्र अपनी मिठास और लोगों के अपनत्व के लिए जाना जाता है, जो दिल को छू जाता है। उन्होंने कर्नाटक को तत्वज्ञान और तकनीक दोनों में समृद्ध बताते हुए कहा कि यहाँ की आध्यात्मिक परंपरा समाज को दिशा देती है। प्रधानमंत्री ने आदि चुनचुनगिरी मठ की समृद्ध परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि यह हजारों वर्षों से समाज को आध्यात्मिक और नैतिक मार्गदर्शन देता आ रहा है। साथियों, कर्नाटक आना मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात होती है। हर बार यहाँ आकर मुझे नई प्रेरणा मिलती है, लेकिन आज सक्करे नगरा मधुर मंड्या जिले का ये दौरा कई वजह से महत्वपूर्ण है। ये धरती शुगर केन की स्वीटनेस के लिए जानी जाती है और यहां के लोगों की बातों में वैसी ही स्वीटनेस दिखती भी है। उनका अपनापन, उनका स्वागत करने का भाव दिल को छू जाता है। मैं अक्सर कहता हूं कि कर्नाटका तत्वज्ञान और तंत्र ज्ञान दोनों में समृद्ध है। दर्शन की गहराई और टेक्नोलॉजी की शक्ति दोनों यहां मौजूद है। श्री आदि चुनचुनगिरी महासंस्थान मठ जैसे आध्यात्मिक केंद्र इस महान भूमि की महान देन है। ये संस्था तत्वज्ञान, आध्यात्मिकता और नैतिक मूल्यों के माध्यम से समाज को दिशा देती है। साथियों, भारत हजारों वर्षों से चलती आ रही एक जीवंत सभ्यता है। दुनिया में बहुत कम ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां परंपराएं इतनी लंबी अवधि तक निरंतर बनती रहती है। जब हम श्री आदि चुनचुनगिरी महासंस्थान मठ को देखते हैं तो हमें इस निरंतरता का साक्षात रूप दिखाई देता है। इस पवित्र मठ का इतिहास लगभग 2000 वर्षों का है। इसकी गुरु परंपरा, इसका आध्यात्मिक दर्शन और इसकी सेवा की परंपरा ने पीढ़ियों तक इस भूमि को समृद्ध किया है।
पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जलपाईगुड़ी को बड़ा राजनीतिक केंद्र बताते हुए सभी सीटों पर बीजेपी की जीत की अपील की। शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने गोरखा समस्या के समाधान के लिए कई प्रयास किए, लेकिन राज्य सरकार ने सहयोग नहीं किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि चुनाव के बाद बीजेपी इस समस्या का संवैधानिक समाधान करेगी। राजगंज की इस विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। भाइयों बहनों, ये जलपाईगुड़ी बहुत बड़ा राजनीतिक सेंटर है। ममता को निकालने की शुरुआत हमारे जलपाईगुड़ी से करनी है, जलपाईगुड़ी से। जलपाईगुड़ी की 7 सीट इस बार नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालनी है, नरेंद्र मोदी जी की झोली। भाइयों बहनों, भारत सरकार ने गोरखा समस्या के समाधान के लिए बहुत सारे प्रयास करे, मगर दीदी साथ नहीं देती। इसीलिए हमने एक इंटरलॉक्यूलेटर बनाया है। मैं आज कहकर जाता हूं, चुनाव के बाद गोरखा समस्या का संवैधानिक समाधान भारतीय जनता पार्टी करेगी और पूरे बंगाल भर के सभी दलों के कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा सरकार बनने के बाद हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं पर जो झूठे राजनीतिक मुकदमे लगाए हैं, वो सारे मुकदमों को विड्रॉ करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हमारे गोरखा भाइयों पर एक एक नेता पर 200 केस करे, सारे केस वापिस ले लिए जाएंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा, उत्तर बंग में एम्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये वादा है, मई के बाद उत्तर बंग में एम्स बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। दार्जिलिंग से सुंदरवन नया नेशनल हाईवे बनाया जाएगा, 500 बेड का उत्तर बंग के लिए समर्पित एक कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा। युवाओं के लिए IIT बनाने का काम उत्तर बंग में अलग से भारतीय जनता पार्टी करेगी। एक IIM भी उत्तर बंग में बनाएंगे। उत्तर बंग में एक खेल विश्वविद्यालय भी बनाएंगे और एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। अपने दार्जिलिंग को एडवेंचर हेरिटेज में बदलेंगे, टूरिज्म का सेंटर बनाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड हर एक नागरिक के लिए समान नागरिक कानून लाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। बंगाल के सारे कर्मचारियों को 45 दिन में 7वां वेतन आयोग की तनख्वाह और DA दोनों देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी।
लखनऊ में टाटा मोटर्स प्लांट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 लाखवीं गाड़ी का फ्लैग ऑफ किया। उन्होंने इसे केवल औद्योगिक उपलब्धि नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह यात्रा टाटा के भरोसे और यूपी की बदलती कार्य संस्कृति, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश अनुकूल माहौल का प्रमाण है। उन्होंने टाटा समूह के चेयरमैन और पूरी टीम को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। बहनों और भाइयों, ये 10 लाखवीं कॉमर्शियल व्हीकल का जो फ्लैग ऑफ का ये जो कार्यक्रम है, ये केवल एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मात्र नहीं है, बल्कि यह उस ऐतिहासिक उड़ान का लॉन्च पैड है जो अब भारत को और भारत की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। यह मात्र एक माइलस्टोन नहीं, यह उस माइलस्टोन मोमेंट का प्रतीक है जो नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश को एक नई ऊंचाई की ओर ले जा रहा है। और मैं कह सकता हूं कि यह उड़ान रुकने के लिए नहीं बल्कि आसमान की उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए जहां पर हर एक चेहरे पर खुशहाली लाई जा सकती है। और इसलिए मैं आज के इस अवसर पर अपने विजन से टाटा समूह को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाले टाटा ग्रुप के चेयरमैन और उनकी पूरी टीम को हृदय से मैं इस अवसर पर बधाई भी देता हूं और उनका अभिनंदन भी करता हूं। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि हम जब मोमेंटम की बात करते हैं, ये केवल एक एम नहीं होता है, बल्कि हम इस बात को अक्सर देखते हैं, जहां मास है वहां वेलोसिटी भी दिखती है, यानी जहां द्रव्यमान होगा वहां गति भी होगी। और यह गति हम सबको एक नई ताकत भी देती है। हम लोग आज उत्तर प्रदेश के प्रत्यक्ष में अगर हम देखते हैं तो एम का मतलब मासेस भी है। 25 करोड़ की आबादी का राज्य, इतनी विशाल जनसंख्या, 56% वर्कफोर्स जहां पर युवा है। हमने युवाओं के इस स्केल को स्किल, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से जोड़ने के जिस अभियान को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विजन हम सबको दिया है, देशवासियों को दिया है, आज यूपी उस स्केल को स्किल, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर मार्केट रेडी एंड इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। हमने टाटा मोटर से बनने वाली बसेस में बचपन से हम लोगों ने यात्राएं की हैं और आज उसी यात्रा को लेकर के जो टाटा ग्रुप ने एजुकेशन, हेल्थ, पावर, डिफेंस, व्हीकल, होटल, टाटा ग्रुप हर क्षेत्र में भारत को एक सशक्त भारत बनाने की दिशा में अपने जिस अभियान को लेकर के आगे बढ़ा है वो अत्यंत अभिनंदनीय है, सराहनीय है। और उत्तर प्रदेश के साथ टाटा ग्रुप की ये साझेदारी सिर्फ निवेश तक सीमित नहीं है, ये विश्वास का है, विकास का है और नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की समृद्धि को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का है। मैं आज के इस अवसर पर जब 10 लाखवीं टाटा समूह की या टाटा मोटर्स की ये व्हीकल और वह इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में बाहर आई है, मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल बाहर आई है, आज उसका लॉन्च हुआ यहां पे, मैं इस अवसर पर एक बार फिर से टाटा मोटर्स को, इसमें कार्यरत सभी कार्मिकों को हृदय से बधाई देता हूं।
और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।